factors affecting factors factors affecting equilibrium। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक या दो तो आते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक या दो तो तुम्हें एग्जाम में मिलने वाला है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, देखो बहुत ही जनरल पॉइंट है, तुम खुद भी सोच सकते हो इस बात को कि क्या क्या फैक्टर ऐसे होंगे जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते होंगे, उसको क्या करते होंगे, इम्पैक्ट करते होंगे। सोचो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो तो ना अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, पहला क्या बोला, टेम्परेचर। और सोचो और क्या फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर, डेफिनेटली क्या है, प्रेशर। और सोचो क्या है, टेम्परेचर कर सकता है, प्रेशर इंपैक्ट कर सकता है इक्विलिब्रियम को। वॉल्यूम, या क्या बोले, वॉल्यूम से कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम से क्या समझ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। और सोचो और क्या ऐसे फैक्टर्स है जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। सोचो हीट, वो टेम्परेचर में आ गए। और बताओ, नंबर ऑफ मोल्स है ना, मॉलिक्यूल्स का एडिशन है ना, नंबर ऑफ मोल या रिएक्टेंट, या नंबर ऑफ मोल से क्या समझ सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अमाउंट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट, है ना, इससे ये समझ सकते हैं। और बताओ और क्या फैक्टर होंगे जो इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। सोचो कुछ और दिमाग में आ रहा है क्या कि ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। इंटरनली नहीं यार, ये सब इतना भी नहीं। इसके बाद एक चीज समझ सकते हो, कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट के बाद एक और चीज क्या समझ सकते हो, कैटलिस्ट के बाद एक चीज क्या समझ सकते हो, सोचो ध्यान दो, नोबल गैस का एडिशन, नोबल गैस एडिशन, है ना। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसमें हम सोच सकते हैं कि यार टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया तो क्या होगा रिएक्शन का, प्रेशर बढ़ा दिया घटा दिया तो क्या होगा रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दी घटा दी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैंने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट घटा दिया बढ़ा दिया। वैसे अमाउंट की बात करें तो वो कॉन्सेंट्रेशन ही है, अमाउंट से क्या है, वो कॉन्सेंट्रेशन ही है। उसके बाद कैटलिस्ट का एडिशन किया तो क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, नोबल गैस का एडिशन किया तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम पर। ये सारी चीजों का आंसर जो देता है वो कौन है, एक थ्योरी है हमारे पास, एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये सारे पॉइंट कौन डिफाइन कर रहा है हमारे पास, एक लॉ, एक थ्योरी, जिसको बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं जिसको हम, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर ने हमें एक प्रिंसिपल दिया, ली चैटलियर ने हमें एक प्रिंसिपल दिया, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट अस फर्स्ट राइट इट, इसको पहले समझें और एक एक करके हर एक फैक्टर का क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि हमारे किसी भी रिएक्शन पर उस चीज का बढ़ाना या घटाना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम उसको कैसे एडजस्ट करेगी, इक्विलिब्रियम उसको कैसे अपने ऊपर इम्पैक्ट पड़ती है ना, इक्विलिब्रियम क्या इम्पैक्ट पड़ेगी उसके ऊपर और इक्विलिब्रियम कैसे उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि उन फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो दिक्कत परेशानी, चलो तो फिर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को क्या करते हैं, नोट करते हैं। हेडिंग ये देखो, हेडिंग ये लिखना है और ली चैटलियर प्रिंसिपल लिखना है, उसके अंदर लिखना स्टार्ट करना है। हेडिंग डालनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में तुम्हें क्या लिखना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। मर्जी है, करो करो। हो गया नोट, ली चैटलियर प्रिंसिपल लिख लिया ना, हेडिंग डाल के ली चैटलियर प्रिंसिपल लिख लिया होगा, लिखे थ्योरी प्रिंसिपल लिखे, लिखे। नाउ लेट अस राइट ली चैटलियर प्रिंसिपल। प्लीज राइट, इट स्टेट्स दैट a change in any of the factors, it states that a change in any of the factors that determines the equilibrium, change in any of the factors
that determine the equilibrium conditions that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a way मैं रिपीट कर रहा हूं. It states that a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system that determines the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract such as to reduce or counteract the effect of the change. Counteract the effect of the change. नया पेन है भाई, इसलिए वैसे लिख रहा हूँ. नया पेन है, अभी अटकेगा कुछ दिन, स्मूथ चलता है. लिख लो एक बार, फटाफट से तुम कंप्लीट करो, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. गया इसको ये समझाने के लिए हो गया. So what is Lee-Chatelier principle? Lee-Chatelier tells us about if any factor which determine equilibrium. Suppose any factor which determines equilibrium, if that is changed, if any factor which determines equilibrium is changed, then the system, what is system? System is equilibrium system. It is equilibrium system. Then system will change to minimize or counteract that change. That mean कि सपोज करो कि आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया किसी फैक्टर से. कोई फैक्टर सपोज करो टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, घटा दिया या बढ़ा दिया. तो इक्विलिब्रियम का सिस्टम चाहेगा कि यार देखो तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम मेरा डिस्टर्ब हो गया. अब मैं तुमको ऐसे इंटरेक्ट करूंगा, तुम्हारे को काउंटर इस तरह से करूंगा कि मैं फिर से इक्विलिब्रियम अचीव कर लूं. इक्विलिब्रियम हमेशा चाहता है कि वो वापस इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके. वो कैसे अचीव कर सकता है? चाहे तो उसके जो चेंज हुआ है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर दे, चाहे तो उसको क्या करे, काउंटर एक्ट करे. यही दो चीजें हैं. अब सपोज करो कि तुमने प्रेशर बढ़ाया, लेकिन प्रेशर बढ़ा के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. तो अब रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगी, इक्विलिब्रियम इस तरह से प्रोसीड होगी कि प्रेशर को घटाए. वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि प्रेशर को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, ताकि इक्विलिब्रियम फिर से. ली-चैटलियर हमें यही बताता है कि कभी भी जब भी आप इक्विलिब्रियम के फैक्टर्स को क्या करते हो, चेंज करते हो, तो फैक्टर को इस तरह से वो रिस्पॉन्स करता है इक्विलिब्रियम, ताकि इसको मिनिमाइज कर दे फैक्टर का, तो काउंटर करे. क्यों करे मिनिमाइज, क्यों करे काउंटर? ताकि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड अगेन, आगे इक्विलिब्रियम क्या हो सके, वापस से अचीव हो सके. ठीक है, ये बात समझ में आती है. देखो ये बात समझ में आती है तो हम क्या करते हैं, अब एक एक करके जो भी फैक्टर्स हमारे पास बुक में है, हमारे पास बुक में टोटल 5 फैक्टर पढ़ने हैं हमें.
पहला जो फैक्टर पढ़ना है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। जो फर्स्ट फैक्टर पढ़ना है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। जो सेकंड फैक्टर चेंज पढ़ना है हमें वो क्या है, प्रेशर। सेकंड जो फैक्टर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रेशर। जो थर्ड फैक्टर पढ़ना है, थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर को मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ, वैसे बुक में सीरीज में कुछ और है। थर्ड क्या है, टेम्परेचर। थर्ड क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बाद मैं ले रहा हूँ इनर्ट गैस। फोर्थ क्या है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस एडिशन, इनर्ट गैस एडिशन, ठीक है। और लास्ट में ले रहा हूँ फिफ्थ। लास्ट में फिफ्थ किसको सपोज कर रहा हूँ, कैटलिस्ट। लास्ट में किसको सपोज कर रहा हूँ, कैटलिस्ट का, ठीक है। तो नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट फैक्टर, कंसंट्रेशन। देखो मैं तुम्हें जनरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कंसंट्रेशन चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम क्या करेगा, काउंटर एक्ट करेगा, या इक्विलिब्रियम कैसे बिहेव करेगा यदि आपने क्या चेंज किया है, कंसंट्रेशन चेंज किया है, ठीक है। ठीक है, लेट अस सपोज एनी जनरल एग्जांपल, 2A plus B इक्विलिब्रियम विल गिव यू 3C plus में 2D। लेट अस सपोज एनी जनरल एग्जांपल, एनी जनरल रिएक्शन, कोई सा भी हमने क्या करा, कोई भी जनरल एग्जांपल हमने क्या करा, ये सपोज कर लिया। हम फर्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं कंसंट्रेशन चेंज। हम फर्स्ट फैक्टर क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन चेंज। देखो कंसंट्रेशन चेंज किस किस केस में हो सकता है, रिएक्टेंट के केस में हो सकता है और प्रोडक्ट के केस में हो सकता है। तो पहला पढ़ते हैं रिएक्टेंट चेंज किया हमने, क्या किया हमने, रिएक्टेंट चेंज किया। क्या किया हमने, चेंज, रिएक्टेंट चेंज किया। और देखो रिएक्टेंट चेंज में क्या कर सकते हैं, चाहे हम रिएक्टेंट इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे हम रिएक्टेंट क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अभी देखो सपोज करो ये रिएक्शन क्या है, अभी रिएक्शन 2A plus B 3C plus 2D, अभी ये इक्विलिब्रियम पर है। यदि आपने इसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, सोचो। आपने क्या किया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। अभी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब ली चैटलर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको काउंटर करेगा। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसको काउंटर करेगा। तो काउंटर कैसे करेगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहेगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कैसे हो सकता है, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करके। क्या करके, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करके। दैट मीन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन राइज होगी तो मोर एंड मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। और इस केस में डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की, फॉरवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की, डायरेक्शन रिएक्शन की होगी फॉरवर्ड। ये बात तुम सबको अच्छे से समझ में आ रही है, रिएक्शन की क्या डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड। नाउ लेट अस सपोज कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी आपने, डिक्रीज कर दी। यार देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तुमने डिक्रीज करते ना, इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। अब यदि इक्विलिब्रियम खत्म हो गया तो अब इक्विलिब्रियम चाहेगा ना कि इसको काउंटर करे। जब इसको काउंटर करेगा तो वो क्या करे कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फिर से आ जाए, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल सही, तुमने बोला सही कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर देंगे, कम। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फिर प्रोडक्ट टूटेगा तो रिएक्टेंट बनेगा, तो इसके लिए क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है, समझ में आया। ये तो हमने रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव से समझा। अब इसी चीज को हम किससे समझते हैं, प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब यदि प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से समझते हो, जरा देखना ध्यान से। सपोज करो तुमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया तुमने, इंक्रीज कर दिया। यदि तुम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम जब उसको काउंटरएक्ट करेगा ली चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो ये चाहेगा ना कि इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश हो जाए। तो प्रोडक्ट ज्यादा हुआ है ना, तो प्रोडक्ट को कम करना चाहेगा, यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, ताकि प्रोडक्ट टूट के क्या बन जाए, रिएक्टेंट बन जाए और इक्विलिब्रियम फिर से अचीव हो जाए। तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा।
होगा नहीं होगा। और इस सिनेरियो में क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। होगी नहीं होगी, ठीक है ना। अब यही सपोज करो कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तुमने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी तुमने, डिक्रीज कर दी। अभी देखो प्रोडक्ट कम हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया। तो अब फिर से इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होगा। अब इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करने के लिए, प्रोडक्ट कम हुआ है ना, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, चाहेगा ना कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो फिर से। तो क्या होगा, मोर एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, यानी कि रिएक्टर जो बचे कुछ है वो और प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि इक्विलिब्रियम फिर से क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट की क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे बढ़ाएंगे, रिएक्टर से जब प्रोडक्ट बनेगा। और जब रिएक्टर से प्रोडक्ट बनेगा तो इस केस में डायरेक्शन क्या रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रही है ये बात, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, क्लियर है। रिएक्टर का चेंज का क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। चलो, जब रिएक्टर का समझ जाते हो तो आप किसका स्टार्ट करते हैं, नंबर 2 प्रेशर चेंज। इसका स्टार्ट करते हैं नंबर 2 प्रेशर चेंज। देखो मैंने एक आइडियल इक्वेशन ले ली है, कोई भी जनरल एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, और मैं उसके थ्रू समझा रहा हूँ। बट एग्जाम में कैसे आएगा, प्रॉपर एक केमिकल रिएक्शन देके रहेगा। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें सेम है, मैं जो चीजें तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हें सेम अप्लाई करनी है। बट डिपेंड करता है कि एग्जाम में तुम्हें क्या मिल रहा है। क्वेश्चन नहीं, नोट नहीं करना है इसमें, ये तो अंडरस्टूड है, क्या करोगे नोट करके, मैं वैसे नहीं। एक चीज हाँ, आप ये जो हम कर रहे थे किसी नोट करना था है? मैं फिर से देखता। हाँ बोलो। ये जो हम ये कर रहे थे इक्विलिब्रियम में, मतलब कुछ कभी रिएक्टेंट बढ़ाते कभी प्रोडक्ट बढ़ाते, हाँ तो ये मतलब वैसे भी कर सकते हैं हम प्रैक्टिकली। हाँ, क्यों नहीं कर रहे, टेस्ट ट्यूब में बढ़ा दो घटा दो, हमें तो पता है ना। मान लो कोई कंटेनर लिया, C+O2 से CO2 बनता है ना। मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, C+O2 कर रहा हूँ और CO2 बन रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर से CO2 ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब, और मैंने क्या किया, ऊपर से कार्बन और ऐड कर दिया। मैं पूछ रहा रिएक्टेंट्स बचे रहेंगे, रिएक्ट कभी ऐसा नहीं होता 100% एग्जॉस्ट हो जाएगा। भैया आप प्रेशर बढ़वा दो, 100% नहीं। मैं फटाफट से लिख देता हूँ। अरे रहने दो यार, नोट मत करो, अब मत कराओ, वही कह रहा हूँ, छोड़ दे। प्रेशर इधर समझ तो गए ना तुम सब, इसको रहने दो, कोई जरूरत इसको रहने दो। नहीं। मुझे ये चीज पूछनी थी, मतलब रिएक्टेंट्स फिर भी बचे रहते, रिएक्टेंट हमेशा बचे रहते हैं। रिएक्टेंट टोटली देखो, टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगा जब तुम इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे ना। तुमने बार बार प्रोडक्ट को रिमूव करते गए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते रहे, एक स्टेज आएगा कुछ बनेगा ही नहीं रिमूव करने पे, दैट मीन के रिएक्टेंट बचे ही नहीं है। मतलब जैसे मान लो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में ये H2SO4 में मैंने जिंक डाला, तो उसमें मतलब जिंक तो जल जाता है। जिंक से रिएक्शन हो गई ना, है ना। ऐसा नहीं है कि H2SO4 उसके अंदर बचा नहीं है। जिंक ने क्या किया, जिंक सल्फाइड बन गया और H2 को रिमूव कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिंक एग्जॉस्ट हुआ नहीं हुआ, डिपेंड करता है रिएक्टेंट कितना था। रिएक्टेंट थोड़ा सा ही था और जिंक तुमने बहुत सारा डाल दिया, तो थोड़े से रिएक्ट करके लेकिन जिंक तो बचेगा ना। फिर क्या तुमने बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा जिंक डाला तो सारे सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी रिएक्शन कर गया वो, समझ रहे हो बात को, बचता है भाई, ऐसे थोड़ी टोटली एग्जॉस्ट हो जाए। हाँ, तो स्टोइकोमेट्री पढ़ी थी, वहां पे हम कैलकुलेट करके करते हैं कि इतना चाहिए तो इतना बनेगा। याद आया फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो थे उनको याद होगा, तुम थे ना, तो उससे तो तुम्हें याद आ गया होगा कि भाई कब एग्जॉस्ट हो जाएगा। हमें पता है कि 4 ग्राम डालूंगा तो इतना CO2 बनेगा, है ना। तो वहां हम जान सकते हैं कि इतना अमाउंट डालेंगे तो इतना ही हमें बनाना है, ठीक है। अब समझ रहे हो तुम? हाँ, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रेशर चेंज। हम क्या सब समझे, प्रेशर चेंज का इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ेगा। अब फिर वही बात है कि प्रेशर चेंज जो है ना, प्रेशर जो चेंज है हम किस किस लेवल पर कर सकते हैं, रिएक्टेंट के लेवल पे और प्रोडक्ट के लेवल पर कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के ऊपर प्रेशर चेंज, रिएक्टेंट के ऊपर क्या पढ़े हम, प्रेशर चेंज पढ़े,
ठीक है। वैसे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग से नहीं पढ़ते, पूरे रिएक्शन के ऊपर ही पढ़ते हैं। तो प्रेशर चेंज फॉर द रिएक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड द रिएक्शन चेंज फॉर द प्रेशर, सॉरी प्रेशर चेंज फॉर द रिएक्शन। हमने जनरल एग्जांपल क्या ले रखा है, जनरल केमिकल रिएक्शन क्या रखा है, 2A + B इक्विलिब्रियम 3C + 2D। अब ना बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहाँ दो कंडीशन पॉसिबल है। पहला क्या है कि हम प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज। पहला कंडीशन क्या है कि हम प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज। बड़ा ध्यान से समझना, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इक्विलिब्रियम इसमें अचीव हो रखी है ऑलरेडी, और हमने प्रेशर को क्या करा, बढ़ा दिया। प्रेशर को क्या करा हमने, इसको बढ़ा दिया। यदि हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमें देखने वाली बात है। देखो रिएक्टेंट के पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 3 नंबर ऑफ मोल्स है टोटल। कितने नंबर ऑफ मोल्स है टोटल, 3 नंबर ऑफ मोल्स है। और प्रोडक्ट के पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 5 नंबर ऑफ मोल्स है। कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 5 नंबर ऑफ मोल्स है। प्रेशर चेंज को नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू से समझा जाता है। किसके थ्रू से समझा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू से समझा जाता है। और ध्यान से समझना कि हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं और प्रेशर चेंज का इम्पैक्ट पूरे रिएक्शन पर होता है। मैंने पहले केस में प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज। यदि मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, तो देखना जरा ध्यान से कि रिएक्टेंट के ऊपर 3 मोल है और प्रोडक्ट के पास कितने, 5 मोल है। कहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा प्रेशर का, रिएक्टेंट के पास तो 3 ही मोल्स है, प्रोडक्ट पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ना। प्रोडक्ट पे कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। तो प्रोडक्ट के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब प्रोडक्ट चाहेगा ना कि अपना प्रेशर को रिलीज करते हो, तो प्रेशर रिलीज कैसे कर सकता है, जब वो कम नंबर ऑफ मोल्स बना लेगा। कम नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनेगा, जब वो रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। दैट मीन जब ऐसे रिएक्शन में, इस रिएक्शन में देखो बुक यदि क्वेश्चन में कोई एग्जांपल आएगा तब भी तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू से जाना है। नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। जहां ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा वो चाहेगा ना कि प्रेशर को रिड्यूस कर दे। इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, प्रेशर बढ़ाते इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब चाहेगा ना कि प्रेशर इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश हो जाए, तो प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा ना। अब ये प्रेशर रिड्यूस कब होगा, जब 5 मोल से 3 मोल में जाएगा तभी, है ना। दैट मीन इस केस में प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। इस केस में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। और क्या होगा, रिएक्टेंट फॉर्म होंगे। रिएक्टेंट क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो अब रिएक्टेंट यदि फॉर्म हो रहे हैं तो हम इससे क्या समझ लें कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन सपोज करो कि यही रिएक्शन होता जिसके अंदर रिएक्शन के अंदर 5 मोल होते और प्रोडक्ट के अंदर कितने मोल होते, 3 मोल होते। लेकिन उस केस में क्या होता, फिर यदि हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्टेंट में बहुत सारा प्रेशर आता तो उसको रिलीज करता, वो रिलीज करने के लिए ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता। तो उस केस में क्या होता, ये रिवर्स हो जाता। लेकिन इस वाले केस में रिवर्स नहीं है, जो हमारे हमने केस बनाई है। एग्जाम में, क्वेश्चन में, पेपर में, टेक्स्ट में, या एक्सरसाइज में तुम्हें जो भी क्वेश्चन मिले नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू से जाना है तुम्हें। ये बात समझ में आ गया। हाँ, इक्वल हुए तो नो इम्पैक्ट। यदि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हुए नो इम्पैक्ट, रिएक्शन चलता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगी। यहाँ डिस्टर्ब क्यों हो रही है, क्योंकि मोल्स का डिफरेंस था। ये बात समझ में आ रही है। तो अब इसको वापस से मैं बना देता हूँ जो केस था। ठीक है, समझ में आया। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी, क्यों कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी एक और केस समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन में। कौन सा, सेकंड केस क्या समझ लेते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करने का। क्या समझ लेते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करने का। फिर वही केस में देखो रिएक्टेंट में कितने मोल है, 3 नंबर ऑफ मोल्स है। कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 3 नंबर ऑफ मोल्स है। प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 5। कितने हैं, 5 नंबर ऑफ मोल्स है ना, 5 नंबर ऑफ मोल्स है ना। अभी तुम प्रेशर तुमने क्या किया, डिक्रीज किया। प्रेशर क्या किया तुमने, डिक्रीज किया। यदि तुमने प्रेशर डिक्रीज किया तो हमें प्रेशर बढ़ाना चाहेगा ना रिएक्शन चाहेगा ना कि प्रेशर को बढ़ाए। कैसे बढ़ा सकता है, जब नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा लेगा, मतलब कि पार्टिकल्स के नंबर को बढ़ा लेगा। तो पार्टिकल के नंबर कैसे बढ़ेंगे, जब प्रोडक्ट बनेगा बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट जब फॉर्म होगा तभी तो ज्यादा प्रेशर बनेगा, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्या होगा, रिएक्टेंट से ज्यादा क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्टेंट से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। इस केस में रिएक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये बात समझ में आती है क्या, बताओ। ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि प्रेशर हम नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू समझते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, इसको नोट करना चाहते हो, नहीं सर आप पढ़ाओ, पढ़ा दूं या नोट करना चाहते हो, कर लो। कॉन्सेप्ट तो समझ गए थे ना।
अभी देखो, नाउ कम टू द नंबर 3, कम टू द पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 इज टेम्परेचर. पॉइंट नंबर 3 इज टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर चेंज. देखो टेम्परेचर चेंज ना हम 2 वे में पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यही है ना. 2 ही तरह के होता है ना. तो देखो जरा, पहले में हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है ना. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में पहला कंडीशन क्या होगा. एंडोथर्मिक रिएक्शंस में फर्स्ट कंडीशन यदि हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया. फर्स्ट हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया. देखो ऑलरेडी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है. फेवरेबल कंडीशन है ना. कोई यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो और आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया आपने, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उसके लिए तो फेवरेबल कंडीशंस है ना. ये उसके लिए क्या है, ये फेवरेबल कंडीशंस है. यदि उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस है. देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें आप क्या करते हो, हीट आप प्रोवाइड कराते हो, है ना. तो देखो यदि कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो टेम्परेचर बेसिस पे एंडो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन 2 हम समझते हैं. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें यदि हम, क्या बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात है जिसको हीट चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए. ऐसे रिएक्शन जिनको हीट हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है. तो मैंने यदि टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने क्या कहा, यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन रहेगा. क्या रहेगा उसके लिए, फेवरेबल कंडीशन रहेगा. फेवरेबल कंडीशन है तो रिएक्शन क्या रहेगी, फॉरवर्ड. क्या रहेगी रिएक्शन, फॉरवर्ड. और प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी. प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा. ये बात समझ में आती नहीं आती है, क्लियर है ये. हाँ यार एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसको हीट चाहिए होता है. तुमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, ज्यादा हीट. हाँ तो फेवरेबल हुआ ना उसके लिए. ज्यादा प्रोडक्ट फेवरेबल हुआ नहीं हुआ, पहले ये बताओ ना. हो जाएगा. तुम्हारे को भूख लगी है, तुम्हें रोटी दे रहे हैं, तो फेवरेबल हुआ ना तुम्हारे लिए. एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको हीट चाहिए तो फेवरेबल कंडीशन हुआ ना. अब यदि फेवरेबल हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, है ना. अब लेकिन इसी में सेकंड कंडीशन की बात करें, हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया. टेम्परेचर को क्या कर दिया, हमने डिक्रीज कर दिया. रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है. हमने लेकिन टेम्परेचर को क्या करा, डिक्रीज कर दिया. टेम्परेचर को क्या किया हमने, डिक्रीज कर दिया. फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल कंडीशन है ना. क्या है ये, अनफेवरेबल कंडीशन है. क्या है ये, अनफेवरेबल कंडीशन है. यदि अनफेवरेबल कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा. इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी. रिवर्स होकर क्या करेगा, ताकि हीट जनरेट कर सके. ठीक है ना. प्रोडक्ट से क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा. तो डायरेक्शन क्या रहेगी, बैकवर्ड हो जाएगी. रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड. ठीक है. आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द एक्सोथर्मिक. किससे अंडरस्टैंड करें उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहला कंडीशन पढ़ते हैं कि टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज. हमने टेम्परेचर क्या किया, पहले इंक्रीज किया. देखो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है और आप भी हीट बढ़ा रहे हो, तो फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है उसके लिए, है कि नहीं. बात समझ में आ रही है ना. तो क्या हो गया उसके लिए, ये अनफेवरेबल. क्या रिएक्शन हो गई उसके लिए, ये अनफेवरेबल कंडीशन हो गया. यदि अनफेवरेबल है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, ताकि वो हीट को क्या कर सके, कम कर सके. प्रोडक्ट बनेगा, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो हीट जनरेट होगी. हमने हीट बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया. अब हमने क्योंकि हीट बढ़ाया तो हीट को कम करना चाहेगा ना. हीट कम कैसे होगी, जब वो बैकवर्ड होने लग जाएगा रिएक्शन. आई बात समझ में. हाँ लेकिन यही केस में सेकंड केस पढ़े कि टेम्परेचर को क्या करा, हमने डिक्रीज किया हो. देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी और हमने टेम्परेचर कम कर दिया, तो उसके लिए तो फेवरेबल कंडीशन हो गई ना. टेम्परेचर कम हुआ है तो और ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा, और ज्यादा हीट बनाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या होगा, फेवरेबल. क्या कंडीशन होगी, ये फेवरेबल कंडीशन होगी. तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड. रिएक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड. समझ में आया ये बात. इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं. गलती से ब्राइटनेस बढ़ गई थी वीडियो में. देखो क्या पता ब्राइटनेस बढ़ती है ऐसे, तो गलती से बढ़ी. तो मैं घर जाके देखी वीडियो, लास्ट टू लास्ट क्लास. मुझे बड़ी पसंद आई यार, क्या क्वालिटी आई है यार. ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल यूट्यूबर कोई वीडियो बना रहा हो. इतना बढ़िया वीडियो बना हुआ है, सिर्फ मार्कर दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा. जो यहाँ लिखा है वो दिख रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं दिख रहा. तो बड़ा अच्छा वीडियो बना था. नाउ लेट अस डिस्कस फैक्टर नंबर 4, इनर्ट गैस एडिशन. इनर्ट
गैस एडिशन। देखो इनर्ट गैस जब एडिशन होगा रिएक्शन के अंदर तो ये क्या इम्पैक्ट करेगा। देखो इनर्ट गैस क्या रिएक्ट करता है, इनर्ट गैस नेवर रिएक्ट विद एनी रिएक्टेड और प्रोडक्ट, सो इट विल नॉट इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो इट विल नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम हेंस नो चेंज। ठीक है, इसी तरह से बात करें पॉइंट नंबर 5 कैटलिस्ट की, इसकी बात करें कैटलिस्ट की, तो व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हाँ इट इनहेंसेस द rate of reaction, does it impact equilibrium? No, it does not impact equilibrium, no change in equilibrium। ठीक है, no change in equilibrium। देखो इक्विलिब्रियम को कोई चेंज नहीं करता क्योंकि सिर्फ ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, ये इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करता। इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होना है रेट, कोई एक रिएक्शन यदि 10 मिनट में होना है तो वो 1 मिनट में हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम को कुछ नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं कर रहा है। यदि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होनी है तो वो होगी, ऐसा नहीं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। डायरेक्शन मैटर नहीं करता, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन मैटर नहीं करता ना, मैटर क्या करता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर होना चाहिए बस। ठीक है ना, तो क्या होगा, हेंस नो चेंज। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक, प्लीज नोट इट, देन आफ्टर वी कैन प्रोसीड।